गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है हमारा वो रोलिंग मोशन है। देखते हैं रोलिंग मोशन क्या होगा। पहले आप लोग जुड़ जाइए और लगातार पढ़ते रहिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं रोलिंग मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत डीप डिस्कशन करने जा रहा हूँ और इस पोर्शन से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं रोलिंग मोशन। देखिए, रोलिंग मोशन क्या होता है कि जब कोई एक सर्कुलर बॉडी हो, कैसी बॉडी हो, कोई सर्कुलर बॉडी एक सरफेस पर रखी गई हो, कोई एक सर्कुलर बॉडी एक सरफेस पर रखी गई हो, एक सर्कुलर बॉडी एक सरफेस पर रखी गई हो, मान लो इस तरीके से। ठीक है, एक सर्कुलर बॉडी एक सरफेस पर रखी गई हो और ये बॉडी जो सर्कुलर बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास किसी एक लीनियर वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा हो और यही जो सर्कुलर बॉडी है एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट भी कर रहा हो। और इस सर्कुलर बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस है ना, ये कांटेक्ट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस है, कांटेक्ट पॉइंट ये डिफाइन हो, तब ये बॉडी आप देख रहे हो कि ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, और साथ ही साथ रोटेशन मोशन भी कर रही है। ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है और साथ ही साथ रोटेशन मोशन भी कर रही है। तो इस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। फिर से आप लोग समझ लो, जब कोई एक सर्कुलर बॉडी एक सरफेस पर, जहाँ की उस सरफेस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिफाइन हो, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक लीनियर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हो और वो बॉडी किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपका क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस बॉडी में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों मोशन होगा और इस कंबाइंड मोशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और अगर हम लोग देखें तो कुछ सवाल पूछे हुए हैं जो एग्जाम में, उनको हम लोग कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन बड़ा स्पेशल सा है, कई बार पूछा गया, n नंबर ऑफ टाइम वो क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि एक रॉड है इस तरीके से रखी हुई है, रॉड। ठीक है, एक रॉड है इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, ये रॉड है। अब ये पॉइंट A है और ये रॉड का पॉइंट B है। ठीक है, ये आपकी रॉड है, ये क्या है, रॉड है, और रॉड है रिजिड बॉडी। रॉड कैसी है, रिजिड बॉडी है। ठीक, ये गिवन है। अब अगर ये रॉड खिसकने लगे तो इस रॉड का पॉइंट A इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी, सपोज करो VA वेलोसिटी से ये मूव करने लगा और तब ये नीचे की तरफ आने लगेगा पॉइंट B, और पॉइंट B की वेलोसिटी नीचे की तरफ VB है। तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन VA एंड VB, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B का क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको साथ ही साथ ये एंगल मान लो, सपोज करो कि थीटा गिवन है। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं है। जब ये आपकी कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो रॉड का जब पॉइंट A इस डायरेक्शन में एक लीनियर वेलोसिटी VA से आगे बढ़ने लगेगा, तो पॉइंट B नीचे की तरफ एक लीनियर वेलोसिटी VB से आगे बढ़ने लगेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बॉडी दैट इज रॉड अगर रिजिड बॉडी है, कोई भी अगर मान लो रिजिड बॉडी है, सपोज करो ये एक रॉड है और ये एक रिजिड बॉडी है, उसमें दो पॉइंट है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये पॉइंट A और पॉइंट B। अगर ये रिजिड बॉडी है और अगर ये मोशन भी कर रही है, तो मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी VA, इस पॉइंट का वेलोसिटी VB। अगर ये रिजिड बॉडी है तो VA और VB बराबर होगा along the length ना, velocity of point A, velocity of point B along the length बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि रिजिड बॉडी क्या होता है, ऐसी बॉडी जिसके किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं। तो पॉइंट A और B के बीच की अगर लेंथ आपकी L है तो ये लेंथ चेंज ना हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये रिजिड बॉडी है। और अगर ये लेंथ चेंज नहीं होगा तो पॉइंट A और पॉइंट B का अलोंग द लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी।
वो वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। किसके अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, सेम होगी। दैट इज यू कैन से कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी along द लेंथ ये जीरो होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी along द लेंथ ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, सेम होंगी along द लेंथ। ठीक है, क्यों सेम होगी, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी क्या होती है, जिनमें दो पॉइंट के बीच का आपका डिस्टेंस घटता बढ़ता नहीं है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का along द लेंथ जो आपकी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए ये लेंथ के अलोंग अगर हम लोग पॉइंट ए का, लेंथ के अलोंग पॉइंट ए का वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो वी ए का ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये लेंथ के अलोंग वी पॉइंट ए की वेलोसिटी है। लेंथ के अलोंग पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या होगी, लेंथ के अलोंग, इसके अलोंग आपका ये v, आप देखो इधर आप इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो वी बी कॉस थीटा होगा कि नहीं। अब चूंकि ये रॉड कैसा है, रिजिड बॉडी है, रॉड आपकी रिजिड बॉडी, अगर रॉड रिजिड बॉडी है, अगर रॉड रिजिड बॉडी है तो लेंथ के अलोंग पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पॉइंट ए का वेलोसिटी लेंथ के अलोंग कितना है, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू लेंथ के अलोंग पॉइंट बी की वेलोसिटी वी बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमने लेंथ के अलोंग दोनों वेलोसिटी, दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी को क्या किया है, सेम किया है, इक्वेट किया है। क्यों इक्वेट किया है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी का जो आपका डिस्टेंस चेंज होता नहीं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का अलोंग द लेंथ वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसको लिख सकते हो वी ए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा। ठीक है, ये रिलेशन होगा आपके वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ वी ए और वी बी के बीच में ये रिलेशन होगा। या आप लोग लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो वी बी इक्वल्स टू, ये इधर कॉस थीटा को इधर भेजोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, तो वी ए टैन थीटा। ये आपका रिलेशन होगा वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी में। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और n नंबर ऑफ टाइम्स ये आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम लोग अगले चीज़ पे चलते हैं, और अगली चीज़ है हमारी रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन को हम लोग समझने चल रहे हैं। एक रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन को हम लोग समझने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन, ये हम लोग देखने चल रहे हैं। देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको दिखाना चाहूँगा। सपोज करो कि आपका ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है और एक सरफेस पे आप एक इस तरीके का कोई आपका ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको देखो रोटेट मैं करा रहा हूँ। रोटेट कराने का एक तरीका तो ऐसे है कि हम क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे 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 ना, कैसे देखो फिर से देखो ऐसे 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 ऐसे, तो ये रोटेट कर रहा है कि नहीं, रोटेट कर रहा है। तो इसका अभी एक्सेस ऑफ रोटेशन कुछ अलग है। तो इस तरीके से रोटेट कराने में ज़्यादा मेहनत लगेगी या इस तरीके से, देखो इस तरीके से आप ऐसे इसको इस तरीके से रोटेट करा दो, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करा दो, ये देखो इस तरीके से रोटेट करा दो, इस तरीके से रोटेट करा दो। बस अंतर क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों कंडीशन में अलग अलग है। इस तरीके से रोटेट कराने में एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है, इस तरीके से रोटेट कराने में एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग है। अब बताओ कि इस तरीके से रोटेट कराना आसान है या इस तरीके से रोटेट कराना आसान है। आपको ऑब्वियसली पता है कि इस तरीके से रोटेट कराना आसान है। अब देखो ये रोटेट कराने में जो आपको ना, रोटेट कराने में आपको जो तकलीफ हो रही है ना, रोटेट कराने में जो आपकी तकलीफ हो रही है, ऐसे रोटेट कराने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसे रोटेट कराने में कम तकलीफ हो रही है। ये जो रोटेट कराने में किसी बॉडी को रोटेट कराने में जो तकलीफ होती है ना, वही उस बॉडी का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही उस बॉडी का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी को रोटेट कराने में या रोटेट कर रही है बॉडी तो उसको रोकने में जो हमें तकलीफ होती है, जो तकलीफ होती है उसी तकलीफ को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप टूटी मोटी भाषा हम समझो, उसी तकलीफ को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया जो है, इनर्शिया ये किसी बॉडी का यूनिक होता है। फॉर एनी बॉडी
इट इज़ यूनिक, इट इज़ यूनिक, ये यूनिक होता है किसी बॉडी के लिए, इनर्शिया उसका यूनिक होता है किसी बॉडी के लिए। उसका जैसे ये आपकी बॉडी है तो इसका इनर्शिया यूनिक होगा, इसका इनर्शिया यूनिक होगा, और इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो मास पे होता है। जड़त्व क्या होती है, जड़त्व की माप क्या होती है, उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। मेजर ऑफ इनर्शिया फॉर अ बॉडी इज, उसका क्या, उसका जो मास होता है वही होता है। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये किसी बॉडी के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, इसी को अगर आप इस तरीके से रोटेट कर रहे थे, इस तरीके से रोटेट कर रहे थे तो आपको ज़्यादा कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन इस तरीके से रोटेट करने में कम कठिनाई महसूस हो रही थी, इस तरीके से रोटेट करने में कम कठिनाई महसूस हो रही थी। तो दोनों समय रोटेट करते समय एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग था, इसलिए तकलीफ अलग अलग हो रही थी, ठीक है। और तकलीफ ही क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तकलीफ ही क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का डिफरेंट होता है अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, अलग अलग हो, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, अलग अलग हो। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है, अगर इतनी बात समझ में आ रही हो तो आपको एक आध एग्जांपल और दिखाता हूँ, ठीक है, एक आध एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखो आप जैसे ये मान लो, ठीक है, ये मान लो, देखो आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भी करना है, मुझे कुछ भी करूँगा। जैसे मान लो इसको मुझे घुमाना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे घुमाना है। अभी घुमाना देखो इसका आसान है, लेकिन जैसे जैसे इसकी मैं दूरी बढ़ाता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं इसकी दूरी बढ़ाता जाऊँगा, अब घुमाना क्या हो जा रहा है, कठिन हो जा रहा है, घुमाना कठिन हो जा रहा है। लेकिन देखो इसको अगर हमें कम दूरी से, इतनी दूरी से घुमाना है तो मैं आराम से देखो यूँ घुमा रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन का है यहाँ पर, यहाँ पकड़ के मैं इसको घुमा रहा हूँ, और ये हमारा मास है। अब मास जितना दूर हो जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर हो रहा है, घुमाना उतना कठिन हो रहा है, घुमाना उतना कठिन हो रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर है, घुमाना उतना कठिन है। मतलब घुमाना कठिन है तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना ज़्यादा दूर रहेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा रहेगा, और उसको घुमाना उतना ही कठिन रहेगा। और जिसको घुमाना कठिन, उसको रोकना भी कठिन होगा, जिसको घुमाना कठिन होगा उसको रोकना भी कठिन होगा। आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये एक आपका सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। सपोज करो ये हॉलो, मान लो मैं लिख दे रहा हूँ, ये हॉलो स्फीयर है, इसका मास m और रेडियस r, इसका भी मास m और रेडियस r है। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके दोनों इस तरीके से सेम है, और दोनों को हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, दोनों को हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं। अगर मैं पूछूं किसको रोकना आसान है, इन दोनों में से किसको रोकना आसान है, इन दोनों में से किसको रोकना आसान है, तो आप क्या बताओगे, आंसर करो, सब लोग कमेंट करो कि दोनों में से किसको रोकना आसान है। देखते हैं कितनी बातें आप लोग समझ पाए हो, हम देखते हैं कि कितनी बातें आप लोग समझ पाए हो। बताओ दोनों में से किसको रोकना आसान है, किसको रोकना आसान है। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम है, तो इसको रोकना आसान होगा, इसको रोकना क्या होगा, आसान होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो हॉलो स्फीयर है, इसका तो ज़्यादातर मास जो होगा, ज़्यादातर मास होगा इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, इसका जो ज़्यादा मास है, ज़्यादातर मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, दूर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा दूर मास होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, तो उसको रोकना उतना ही कठिन होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो मास है वो आपका थोड़ा पास है इसके तुलना में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और इसको रोकना आसान होगा। इसको रोकना आसान है, रोकना आसान है। क्यों रोकना आसान है, ये मैंने आपको बात समझा दी। यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें देखते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर डिफाइन किया जाए तो अभी तो मैंने समझाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, उसी को देखो हम लोग आपका डेफिनेशन के रूप में देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इनर्शिया अगेंस्ट एनी चेंज इन रोटेशनल स्टेट। क्या कह रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मेजरमेंट होता है कि किसकी, इनर्शिया का मेजर होता है किसके अगेंस्ट, एनी चेंज इन रोटेशनल स्टेट। रोटेशनल स्टेट में कोई चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट इनर्शिया का जो मेजर होता है वही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन। रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज होने का जो काज है, कारण है, उसको अपोज करता है। ठीक है, वही आपका क्या है, वही प्रॉपर्टी किस रूप में जानी जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको घुमाने में, किसी को रोटेशन में डालने में जो आपको तकलीफ हो रही है, जो आपको कारण है, जो ना कठिनाई का कारण है, वही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या फिर उसको अगर कोई रोटेशनल बॉडी को रोटेट कर रही है तो उसको रोकने में भी जो मेहनत लग रही है वो भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी कंटिन्यूज इट्स रोटेशनल स्टेट। क्लियर बात समझ पा रहे हो आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये जो बॉडी होती है अपने रोटेशनल स्टेट को कंटिन्यू करती है। डिपेंड्स ऑन, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ रोटेशन। देखो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली मास पे डिपेंड करता है कि भाई जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन एक चीज़ पे और डिपेंड करता है, किस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इस पर डिपेंड करता है ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इस पर भी डिपेंड करता है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा समझो कि कोई आदमी है ना, दो लोग हैं, ठीक है, ये आदमी है, ये आदमी है, ठीक है। इस आदमी का जो मास है मान लो 50 kg है और एक आदमी ये है, ठीक है। इसको ऐसे बना देता हूँ, ऐसे इसका हाथ है, ये ऐसे, ये पैर है। इस आदमी का भी आपका मास 50 kg है। अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट, इन दोनों को इस एक्सिस के अबाउट अगर घूमना हो, किसको ज़्यादा तकलीफ होगी, किसको ज़्यादा तकलीफ होगी, इसको ज़्यादा तकलीफ होगी, इसको ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो मास है ना, इसके मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, दूर ज़्यादा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर मास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। अरे अभी वाला आपको समझाया तो था कि इस ना, कि देखो इसको घुमाना है, इतने पास में रख के, एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो यहाँ पर पास में है, तब इसको घुमाना आसान है। लेकिन जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन को दूर करोगे इसको घुमाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होगा मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में इसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, लेकिन अगर इसको पास में ऐसे घुमाओ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से आप रोटेट कर रहे हो, देखो इन दोनों को ही आप यहीं से रोटेट कर रहे हो, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका मास ज़्यादा दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इस बात को भी आपको क्लियरली समझना है। ठीक है, इस बात को आपको क्लियरली समझना है। इसको मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, इसको मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। इसको आपने, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखने चल रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास। मान लीजिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, किसी पॉइंट मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है m ना, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। अगर हम लोग कलेक्शन देखें, पॉइंट मासेस के कलेक्शन को देखें, कलेक्टिवली देखें, फॉर कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास, आपके बहुत सारे पॉइंट मास हो, तो उसके लिए देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। सपोज करो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लो r1 डिस्टेंस पे एक m1 पॉइंट मास है, और मान लो इधर एक r2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है m2, r2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है m2। इस बात को समझ पा रहे हो? तो अगर इस सिस्टम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा,
तो इस पॉइंट मास के लिए कितना हो जाएगा, m1r1 स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है तो m1r1 स्क्वायर। इस पॉइंट मास के लिए कितना हो जाएगा, m2r2 स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है तो m2r2 स्क्वायर। ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बड़ा आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक आपकी प्लस पॉइंट ये है कि देखो मास तो आपका पॉजिटिव रहेगा, मास तो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो तो आपका पॉजिटिव रहता है। अब जो डिस्टेंस है ना, ये जो आपका रेडियस ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूर पर है, इसकी वैल्यू आप प्लस लो या माइनस लो, लेकिन स्क्वायर हो जाता है, चूंकि टर्म आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाता है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं हो सकता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर समझ पा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इतनी बात समझ पा रहे हो। अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो हम लोग चलते हैं अब फिजिकल सिग्निफिकेंस पर ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग देखने चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चंस ऑन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन ऑन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज करो ये आपका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहीं पर दो रॉड हैं, एक रॉड ये है और सपोज करो कि एक रॉड ये है, ठीक है, एक रॉड ये है, ठीक है, ये रॉड 2 है, ये रॉड 1 है, रॉड 2 है, रॉड 1 है, ठीक, रॉड 2 है और ये रॉड 1 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये जो रॉड बनी है शुरू में इसमें वुड से बनी है, शुरू में जो आपका इतना लेंथ वुड से बना हुआ है और इतना लेंथ आयरन का, और ये रॉड शुरू का जो जितना लेंथ है उतना लेंथ ये आयरन से बना है और ये लेंथ आपका वुड से बना है, ठीक है। जो रॉड दोनों हैं, दोनों रॉड का मास ऑफ बोथ रॉड, मास एंड लेंथ दोनों ना, दोनों ले लेते हैं, मास एंड लेंथ ऑफ बोथ रॉड इज सेम, मास एंड लेंथ ऑफ बोथ रॉड इज सेम। तो आपको बताना है कि अगर मान लो ये I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका रॉड 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो आपको बताना है 3 कंडीशन है। I1 इक्वल्स टू, मतलब 4 ऑप्शन देता हूँ, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? I1 इज़ ग्रेटर देन I2, I2 इज़ ग्रेटर देन I1, I2 इज़ ग्रेटर देन I1 या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। क्या है, दोनों के लेंथ इक्वल है, दोनों रॉड का जो मास है मास इक्वल है, दोनों का लेंथ इक्वल है, मास इक्वल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। तो आपको बताना है कि किस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा, I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा। आपको ये बताना है I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा, ठीक है, I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। देखो ये रॉड एक है, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है। दोनों रॉड का जो मास है वो इक्वल है, दोनों रॉड का मास क्या है, इक्वल है, दोनों रॉड का लेंथ भी क्या है, इक्वल है। लेकिन दोनों रॉड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों डिफरेंट है, वो अलग अलग है। देखो वुड की डेंसिटी और आयरन की डेंसिटी देखो, तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस जो रॉड पहला है, रॉड 1 में
इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो मास का है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, दूर है। जो आयरन का भाई मास ज़्यादा होगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इस रॉड का जो मास है, ज़्यादातर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, और इस रॉड में एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है ज़्यादातर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होता है, मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है। इसलिए I1 जो होगा ये ज़्यादा होगा I2 से। बात समझ में आ रही है? यस लिखो, आप लोग यस लिखो, जिसको समझ में आ रहा हो लिखो यस सर समझ में आया हमें। इसमें दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, I1, पहली वाली रॉड का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा समझ में आया तो हाँ लिखो, यस सर लिखो सब लोग लिखिए। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो आयरन का जो डेंसिटी होता है ज़्यादा होता है, तो आयरन का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस रॉड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादातर मास आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा। इसमें देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में ज़्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि आयरन का मास ज़्यादा होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मास जितना दूर रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा रहेगा। तो पहली रॉड का मतलब I1 आपका बड़ा होगा I2 से। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। जो बातें आपको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर देखूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो आपको इस तरीके से दो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, ये आयरन है, ये आयरन का बना है, ये वुड है, ठीक है, और इस तरीके से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। सेम शेप का, सेम मास का, अंदर वुड है और बाहर आयरन है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसके लिए मान लो IA और इसके लिए मान लो IB। ये आपका IA क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, और IB मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। बताना है कि IA बड़ा होगा कि IB बड़ा होगा। आपको ये बताना है IA बड़ा होगा कि IB बड़ा होगा। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। और ये अंदर वाला पोर्शन आयरन का बना हुआ है, बाहर वाला पोर्शन लकड़ी का। ये अंदर वाला पोर्शन लकड़ी का और बाहर वाला पोर्शन आयरन का है। तो आपको बताना है IA बड़ा होगा कि IB बड़ा होगा। बताइए भाई, सब लोग कमेंट करके बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए। अभी तक का अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सब लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। सब लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा, बताइए भाई। तो देखिए आयरन का मास ज़्यादा और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है, वुड का मास कम और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। इसमें देखो आयरन का मास ज़्यादा और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इस ज़्यादातर मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है कंसंट्रेटेड, और यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास कंसंट्रेटेड है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर ज़्यादा से ज़्यादा मास आपका कंसंट्रेटेड होगा उस वाले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में IB ज़्यादा होगा IA से, IB ज़्यादा होगा IA से, IB ज़्यादा होगा IA से। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अगर समझ में आया तो यस सर लिखो, समझ में आया तो यस सर लिखो सब लोग, यस सर लिखो सब लोग, समझ में आया तो यस सर लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शीट है, मैं आपको देता हूँ, ध्यान से देखो। इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शीट है, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शीट है। ये एक्सिस एक है, एक एक्सिस इस तरीके से है और एक ये एक्सिस है, ठीक है, एक एक्सिस ये है। सपोज कर लो इस एक्सिस का नाम है I1, इस वाले एक्सिस का नाम है I2 और इस वाले एक्सिस का नाम है I3। ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, और ये आपकी एक ट्रायंगुलर शीट है। ट्रायंगुलर शीट आयरन शीट है, ट्रायंगुलर आयरन शीट है, सिमेट्रिकल है और सब जगह इसकी थिकनेस मोटाई समान है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर आयरन शीट है, मान लो ट्रायंगुलर शीट है ना, ये ट्रायंगुलर शीट है। आपको बताना है
देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। I1, I2, I3, इसको आप बताओ कि क्या ऑर्डर होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, ध्यान से करिए। कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करके आंसर बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। सब लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सब लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखो अगर इस एक्सिस की मैं बात करूं, इस एक्सिस की बात करूं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 लिया है हमने, इस एक्सिस की बात करूं तो इस एक्सिस के अबाउट आप देखो, इस एक्सिस के अबाउट देखो तो एक्सिस देखो, इसके एक्सिस 5 मीटर का है, इस एक्सिस का जो लेंथ है सबसे ज़्यादा है और चूंकि लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा मास आपका एक्सिस के पास ही होगा। ज़्यादा मास कहाँ होगा? एक्सिस के पास, क्योंकि एक्सिस का लेंथ ज़्यादा है तो लेंथ के अलोंग इसका मास ज़्यादा होगा और जैसे दूर जाओगे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो ज़्यादातर मास इसका एक्सिस के पास है, तो सबसे ज़्यादा एक्सिस के पास मास किसके है? इसी I1 वाले के लिए, इसी I1 वाले के लिए। जब एक्सिस के पास मास ज़्यादा होगा, एक्सिस के पास मास ज़्यादा होगा तो I1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये I1 होगा, ये सबसे कम होगा, ये सबसे कम होगा, क्योंकि मास जितना ज़्यादा दूर होता है, जितना ज़्यादा दूर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये तो मास आपका एक्सिस से उतना पास है ना, ये एक्सिस सबसे लंबी थी और इसी के ज़्यादा पास आपका मास ज़्यादा है रहेगा ना, क्योंकि लंबाई में है आपका मास। तो जितनी एक्सिस लंबी होगी आपका ज़्यादातर मास एक्सिस के पास होगा, तो एक्सिस के पास मास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। दूसरे नंबर पे ये 4 मीटर का है, ये दूसरे नंबर पे 4 मीटर का है, तो इसका जो ज़्यादातर मास होगा इसके लेंथ के अलोंग, इसके लेंथ के पास ही होगा और जैसे दूर जाओगे मास कम होगा, तो इसका दूसरे नंबर पे हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। सबसे ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट होगा, सबसे ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट होगा, दैट इज I3 होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। ये सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसका लेंथ सबसे कम है 3 मीटर, तो इसका ज़्यादातर मास आपका, ज़्यादातर मास क्या है? एक्सिस से दूर है, ज़्यादातर मास एक्सिस से दूर है, एक्सिस के पास मास इसका कम है क्योंकि इसकी लेंथ क्या है? 3 ही मीटर है। बात को क्लियर समझ पा रहे हो? तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सबसे ज़्यादा होगा, मतलब I3 सबसे ज़्यादा होगा और I1 सबसे कम होगा और I2 I1 और I3 के बीच में होगा। ठीक है, क्या लॉजिक लगाया इसमें हमने? एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना पास मास होता है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ज़्यादा मास है क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है, तो ये सबसे कम हो गया। दूसरे नंबर पे ये है तो ये हो गया, ये सबसे कम लेंथ ही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास मास कम है, ज़्यादातर इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा हो गया। समझ में आया तो हाँ लिखो, यस सर लिखो। अगर समझ में आया तो कमेंट में सब लोग यस सर लिखो। कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो, और समझ में आया तो प्लीज़ यस सर लिखो आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ये है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग I2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग I1 है। ठीक है, इसके अलोंग I1, इसके अलोंग I2। ये रॉड है आपकी, ये रॉड है, ये रॉड है, और इस रॉड का जो मास है ना, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी वो लेमडा है, और लेमडा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेमडा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन बढ़ोगे तो लेमडा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में लेमडा का मान बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में लेमडा का मान बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका लेमडा का मान बढ़ रहा है, और लेमडा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी है, और इस डायरेक्शन में लेमडा का मास बढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि I1 बड़ा होगा या I2, इन दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है, इन दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है, A सही है कि B सही है? सब लोग दिमाग लगाओ और बताओ, सब लोग दिमाग लगाओ और बताओ, सब लोग कमेंट करो भाई, सब लोग कमेंट करो, सब के सब कमेंट करो, बताओ भाई I1 बड़ा होगा कि I2, I1 बड़ा होगा कि I2? सब लोग कमेंट करो,
देखो, अब लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आप बढ़ोगे मास बढ़ेगा, तो इधर मास का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इधर मास का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखो तो मास का कंसंट्रेशन दूर है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का कंसंट्रेशन दूर है, तो I1 के अबाउट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा और I2 के अबाउट कम होगा, क्योंकि I2 से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका मास का कंसंट्रेशन पास में है और दूर जाओगे तो मास का कंसंट्रेशन कम है। तो मास का कंसंट्रेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा दूर होता है I उतना बड़ा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बड़ा होता है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का कंसंट्रेशन दूर है तो I1 आपका बड़ा होगा और I2 कम होगा। समझ में आया तो सब लोग कमेंट करो यस सर, सब लोग यस सर कमेंट करो। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ यस सर कमेंट करिए, सब लोग यस सर कमेंट करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग मोशन को समझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें ज़्यादा मैंने आपको समझाया। अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।